हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ओके, ठोस अवस्था, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जो 11th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये सभी लोग अपन जानते हैं। लेकिन इसमें पदार्थ की अवस्था ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ये किस आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल किन पर ये डिपेंड करती है कि ये पदार्थ की अवस्था ठोस कहलाएगी अथवा द्रव या फिर गैस कहलाती है। इसके बारे में अपन आप लोगों को सबसे पहले बताने जा रहे हैं। तो अपन जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। और इन अवस्थाओं का निर्धारण जो हुआ करता है वो आपका होता है 2 प्रकार के बल इसको निर्धारित करते हैं, 2 कारक इसको प्रभावित करते हैं जो पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है ना। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती है भैया? 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं होती हैं। तीनों के नाम जैसा कि आप 11वीं क्लास के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। एक को कहते हैं अपन ठोस अवस्था, ठीक है, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर का नाम है। दूसरा है आपका द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। और तीसरी है भैया आपकी गैसीय अवस्था, गैसेस स्टेट। अब ये जो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, ये पदार्थ की अवस्थाएं किन कारकों पर निर्भर करती हैं, ये सबसे पहले आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो पदार्थ की जो अवस्था होती है, पदार्थ की जो अवस्था होती है वो किन कारकों पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्था को निम्न 2 कारक प्रभावित करते हैं, या पदार्थ की जो अवस्था होती है वो निम्न 2 कारकों पर निर्भर करती है। पदार्थ की अवस्था की अवस्था निम्न 2 कारकों पर निर्भर करती है। अब 2 कारक कौन कौन से हैं? नंबर पहला, अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल पहला है भैया आपका अंतराण्विक आकर्षण बल। ये अंतराण्विक जो आकर्षण बल होता है वो पदार्थ के अवयवी कणों के अंतर्गत अणु, परमाणु अथवा आयन के नाम से इनको अपन जानते हैं। तो अवयवी कणों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है जिसके कारण अवयवी कण पास निकटतम स्थिति में आ जाते हैं। तो जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो क्या करता है भैया? अवयवी कणों को निकटतम स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अंतराण्विक आकर्षण बल पदार्थ के अवयवी कण कौन कौन होते हैं भैया? अणु, परमाणु या इनको कहते हैं आयन। पदार्थ के अवयवी कणों को
निकटतम लाने का कार्य करता है। ठीक है। और दूसरा जो आप बल है, कारक है, वो है भैया आपकी ऊष्मीय ऊर्जा। ये जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो अवयवी कणों को दूर धकेलने का कार्य करती है। तो पदार्थ के अवयवी कणों को दूर दूर करने का प्रयास करती है या कार्य करती है। ठीक है ना। अब जरा देखिएगा कि जब ये जो आपके दो कारक हैं, यदि अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल प्रकृति का हो जाए, ऊष्मीय ऊर्जा न्यूनतम हो जाए, तो पदार्थ की जो अवस्था होती है वो ठोस में परिवर्तित हो जाती है। अब ये जो दो कारक हैं वो भैया क्या है, यदि आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो प्रबल प्रकृति का हो जाए और ऊष्मीय ऊर्जा कैसी हो जाए, कम हो जाए, तो पदार्थ की जो अवयवी कण हैं वो पास पास रह करके ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति के अंतर्गत यहाँ बात कर लेते हैं, यदि अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबलतम प्रकृति का हो एवं ऊष्मीय ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो अवयवी कण अपनी न्यूनतम स्थिति पर उपस्थित होते हैं या रहते हैं, जिसे पदार्थ की ठोस अवस्था के नाम से जाना जाता है। पदार्थ की ठोस अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया। अब जरा देखिएगा कि पदार्थ की जो ठोस अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था जो होती है उसके अंतर्गत ये अपन ने जो दो कारक बताए थे प्रभावित करने वाले पदार्थ की अवस्था को, वो ताप से भी प्रभावित होती हैं। दोनों कारक किससे प्रभावित होते हैं, ताप से प्रभावित होते हैं। उपरोक्त दोनों कारक ताप से प्रभावित होते हैं। यदि ताप न्यूनतम रहता है, तो ताप कैसा रहता है भैया, न्यूनतम रहता है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबलतम प्रकृति का और ऊष्मीय ऊर्जा कैसी होती है, न्यूनतम होती है। यदि ताप न्यूनतम रहता है तो ऊष्मीय ऊर्जा, या ऐसे कर लो तो अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल न्यूनतम एवं ऊष्मीय ऊर्जा, सॉरी अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होगा भैया, प्रबलतम, प्रबलतम एवं ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा न्यूनतम रहती है।
न्यूनतम रहती है। इस स्थिति में पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। यदि ठोस अवस्था को गर्म किया जाए, ध्यान दें, हीट करें, इसको गर्म करें, ताप से प्रभावित होता है, गर्म किया जाए तो अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होगा? कम, और ऊष्मीय ऊर्जा के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। गर्म किया जाए तो अंतराण्विक आकर्षण बल कम एवं ऊष्मीय ऊर्जा के मान में वृद्धि होती जाती है, जिसके कारण पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से, किसमें भैया? पहले द्रव एवं बाद में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात पदार्थ की गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल न्यूनतम एवं ऊष्मीय ऊर्जा अधिकतम होती है। ध्यान दीजिएगा, ये ताप के द्वारा प्रभावित हो रही हैं, और इस प्रकार से जब अपन पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो पदार्थ को ताप दे करके, गर्म करके अपन एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, परिवर्तित कर सकते हैं। तो अपन पहले बता चुके हैं, 11th क्लास के अंतर्गत होता है कि ये पदार्थ की ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था को यदि अपन गर्म करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया? द्रव अवस्था के अंतर्गत परिवर्तित हो जाता है। और यदि द्रव को और अधिक गर्म करें तो ये किस में भैया? गैसीय अवस्था के अंतर्गत परिवर्तित हो जाता है। जस्ट इसका उल्टा कर दें तो यदि अपन गैसीय अवस्था को ठंडा किया जाए तो ये ठोस अवस्था के अंतर्गत, और अधिक ठंडा यदि कर दिया जाए तो ये आपका पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है भैया, किसी भी ठोस पदार्थ को जब द्रव अवस्था के अंतर्गत परिवर्तित करते हैं तो वह उसका ताप जो मात्रा होती है, ताप की जो वैल्यू होती है, उसे गलन बिंदु या गलनांक के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को? गलन, और उसको क्या बोला जाता है यहाँ पर? गलनांक बिंदु कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि द्रव अवस्था को अपन गैसीय अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं भैया आप लोगों का? इसे कहते हैं क्वथनांक। क्या बोला जाता है? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। यहाँ इसको गलनांक के नाम से जानते हैं, और ये क्या है आपका? क्वथनांक के नाम से जाना जाता है। इसे अपन गलन, इसको अपन वाष्पन प्रक्रम कहते हैं, वाष्पन। ठीक है, और ये हो गया आपका वाष्पन, ये हो गया आपका क्वथनांक वाष्पन के बल में, और ये गलनांक जो होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रक्रिया को गलन के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो एक अवस्था को दूसरी अवस्था के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है। ये अपन का क्या है, 3 अवस्थाएं होती हैं। अपना जो टॉपिक है वो है ठोस अवस्था। कौन सा भैया, ठोस अवस्था जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत अपन सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि 11th क्लास के अंतर्गत द्रव और गैसीय अवस्थाओं को पढ़ लिया गया है। तो आइए सबसे पहले अपन ये बात करने जाएंगे आप लोगों से कि जो ठोस अवस्था होती है वो ठोस अवस्था के ऐसे कौन कौन से लक्षण या अभिलक्षण होते हैं जिनसे अपन ये पहचान सकते हैं कि पदार्थ की ये जो अवस्था है उसे अपन ठोस अवस्था के नाम से जाना जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या बात करने जाएंगे भैया, ठोस अवस्था के अभिलक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए ठोस अवस्था के अभिलक्षण। ठोस अवस्था के अभिलक्षण कौन कौन से अभिलक्षण हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि ये पदार्थ की ठोस अवस्था होती है। ओके, सबसे पहला इसका अभिलक्षण या गुणधर्म है नंबर 1, और वो अपन जानते हैं कि ठोस अवस्था के अंतर्गत पदार्थ का या ठोस का जो आकार और आयतन होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ लिखेंगे ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। द्रव्यमान भी उसका निश्चित होता है। ठीक है ना। तो ठोस का आकार एवं आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ध्यान दीजिए, यदि किसी ठोस पदार्थ को अपन पात्र के अंतर्गत रखें, किसी पात्र में रखें, तो पात्र के आकार या आयतन पर उसका आकार निर्भर नहीं करता है। तो ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठीक है ना। इसका आकार एवं आयतन उस पात्र के आकार एवं आयतन पर निर्भर, पात्र के आकार एवं आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है अपन कि अपन किसी बीकर या अपन टब के अंतर्गत किसी ठोस पदार्थ को रख दिया जाए तो बीकर या टब जैसी आकृति में परिवर्तित हो जाएगा, आयतन चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो वो पात्र के आकार या आयतन पर निर्भर नहीं करता। ये इसका पहला अभिलक्षण या गुण है। नंबर 2, ठोस का द्रव्यमान। ठोस का द्रव्यमान भी कैसा होता है भैया, निश्चित होता है। द्रव्यमान भी निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, ठोसों में अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है भैया, प्रबलतम प्रकृति का होता है। आकर्षण बल कैसा होता है, प्रबलतम प्रकृति का होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ठोस जो आपके होते हैं वो अत्यधिक कठोर एवं असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। अधिक कठोर, जैसे ये पेन है, यदि इस पेन पर मैं प्रेशर लगाऊं तो क्या इस पेन को मैं दबा सकता हूं, संपीड़ित कर सकता हूं? नो। इसलिए कैसे होते हैं, असंपीडित प्रकृति के होते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है, ये ठोस है, क्या मैं इसको दबा सकता हूं, संपीड़ित कर सकता हूं प्रेशर लगा करके? नहीं। इसलिए कठोर भी हैं और असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है भैया,
ठोस, अत्यधिक कठोर एवं असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना, आकर्षण वाली प्रबल प्रकृति का और असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। चौथा अगला पॉइंट क्या है, पांचवा भैया, कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अंतर्गत जो अवयवी कण होते हैं उनमें गति करने का गुण बहुत कम पाया जाता है। गति करने का गुण बहुत कम पाया जाता है, यानी ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो उनकी स्थिति कैसी होती है, निश्चित होती है। तो ठोस पदार्थों के जो अवयवी कण हैं वो निश्चित स्थिति पर स्थित रहते हैं। अगला कौन सा है, ठोस अवस्था में अवयवी कण निश्चित स्थिति में रहते हैं, लेकिन अवयवी कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, बहुत कम माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करते हैं। ध्यान दें, आस पास ही दोलन गति करते हैं। यदि आपने कभी देखा हो कि यदि अपन चम्मच है, स्टील की बनी हुई है, मान के चलते हैं, ठोस पदार्थ है आपकी, चम्मच के एक सिरे को गर्म किया जाए तो उसका दूसरा सिरा गर्म हो रहा है धीरे धीरे जाकर के, कारण क्योंकि ठोस जो आपके अवयवी कण होते हैं उस ठोस के अंतर्गत उन अवयवी कणों ने ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण किया और अपने पास वाले कणों के लिए उस ऊष्मीय ऊर्जा को प्रवाहित कर दिया। तो माध्य स्थिति के दोलन गति करते हैं वो, इस वजह से वो क्या है, अपनी ऊर्जा को उसने दूसरे कणों के अंतर्गत या दूसरे कणों के लिए संचरित कर दिया, जिसके कारण उसका एक सिरे से दूसरे सिरे तक धीरे धीरे क्या है, ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है, ताप का प्रवाह हो जाता है, दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। ठीक है भैया। और अवयवी जो कण होते हैं, अगला गुणधर्म क्या है, ठोस पदार्थों का घनत्व जो होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व द्रव एवं गैसों की तुलना में कैसा होता है भैया, अधिक होता है। ठीक है ना। इन गुणों के आधार पर, इन लक्षणों के आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि ये पदार्थ की जो अवस्था है वो कौन सी कहलाएगी भैया, ठोस अवस्था कहलाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं, ठोस पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। तो ठोस पदार्थों को अपन दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है ना। वर्गीकरण का पहला आधार क्या है भैया आपका, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके अंतर्गत ऐसे ठोस पदार्थ
जिनमें अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयनों की निश्चित ज्यामिति होती है। ज्यामिति या संरचना कैसी होती है? निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी संरचना या ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित होती है। अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं भैया? अपन क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों, कणों से मतलब अणु, परमाणु या क्या कह सकते हैं भैया? आयन। ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों या अवयवी कण निश्चित संरचना या इसको कह सकते हैं ज्यामिति, संरचना या ज्यामिति में उपस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ज्यामिति या संरचना कैसी होनी चाहिए भैया? निश्चित होनी चाहिए, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है। अब इन क्रिस्टलीय ठोसों की कुछ विशेषताएं, कुछ गुण होते हैं, और वो क्या है भैया? पहला गुण, क्रिस्टलीय ठोसों की विशेषताएं क्या है? नंबर 1, इनके गलनांक निश्चित एवं तीक्ष्ण होते हैं। निश्चित एवं तीक्ष्ण होते हैं, शार्प होते हैं गलनांक। दूसरा पॉइंट इनका लक्षण का क्या आता है भैया? इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। शीतलन वक्र कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों के असतत प्रकृति के होते हैं। शीतलन वक्र से तात्पर्य होता है हमारे यहाँ पर कि जब अपन किसी ठोस पदार्थ को गर्म कर दिया जाए, ठीक है ना, तो गर्म कर दिया जाए तो ये तो गया उसका ताप, और ये मान के चलते हैं उसका समय। तो अपन का जब ठोस पदार्थ को जब अपन ठंडा करते हैं, ठीक है ना, तो ये ठोस पदार्थ इस तरह से शीतलन वक्र के नाम से जाना जाता है। इस तरह से तो यहाँ पर बिंदु जो A है और ये जो बिंदु B है, इसमें ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है ना। समय x को इधर मान लो चाहे इधर मान लो, एक ही बात है। तो इस स्थिति पर बिंदु A पर आपका कोई भी ठोस जो पदार्थ है, क्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ है, वो अपनी द्रव अवस्था से द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जमना प्रारंभ करता है। और जब तक संपूर्ण द्रव पदार्थ या संपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक उसके ताप में परिवर्तन संभव या परिवर्तन या कमी नहीं होती है। ओके। तो ये जो वक्र है बिंदु A से और B बिंदु तक, इसके ताप में समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? असतत शीतलन वक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के शीतलन वक्र कैसे होते हैं भैया? असतत प्रकृति के होते हैं। अगला पॉइंट क्या है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के अंतर्गत?
इन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की जो विशेषता है वो विशेषता एक और है कि इनके अंतर्गत प्रबल प्रकृति के क्या पाए जाते हैं, आकर्षण बल पाए जाते हैं। इनमें प्रबलतम प्रकृति का आकर्षण बल उपस्थित होता है। अगला पॉइंट क्या है, समदैशिक और एक कहलाता है विषमदैशिक। दो शब्द हैं ये। तो जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक से तात्पर्य होता है कि यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के भौतिक गुण जैसे तरल सामर्थ्य, गलनांक क्वथनांक है आपका, यांत्रिक सामर्थ्य है आपका, अपवर्तनांक है, ठीक है ना, इनका अध्ययन विभिन्न दिशाओं में किया जाए ठोस पदार्थ की में, तो उनके मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विषमदैशिक। और जब समान प्राप्त होते हैं सभी दिशाओं में तो वो कहलाता है आपका समदैशिक। और इस गुण को क्या बोला जाता है, समदैशिकता के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं भैया, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो इनको वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ आपकी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। अब एग्जाम्पलों के रूप में देखें, उदाहरण के रूप में, तो उदाहरण के रूप में भैया जितने भी ठोस पदार्थ हैं आप लोगों के जिनकी संरचना निश्चित होती है उसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं। जैसे लवण है आपके, जैसे KCl है आपका, NaCl है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका, इनके क्रिस्टलों की संरचना निश्चित होती है। जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फाइड है, KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड है आपका, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड है आपका, बेंजोइक अम्ल है आपका, ठीक है ना, फिनोफ्थलीन है आपका, फिनोफ्थैलीन है आपका। ये सब की सब कैसे हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति के हैं आपके, ठीक है ना। जिंक सल्फेट हो गया, ZnBr हो गया आप लोगों का, ZnBr2। तो ये सभी कैसे हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। एसिटिक अम्ल है आपका, क्रिस्टलीय प्रकृति का है, निम्न ताप पर क्रिस्टलीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एक पॉइंट इनके अंतर्गत और बता सकते हैं कि इनकी जो दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, तो क्रिस्टलीय ठोसों की ये क्या होती है भैया, ये दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी से तात्पर्य क्या होता है कि इनके अंतर्गत जो क्रिस्टल संरचना होती है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाली जो संरचना है वो छोटी से छोटी संरचना संपूर्ण क्रिस्टल में एक जैसी होती है। चाहे उस क्रिस्टल के एक कोने पर देखा जाए या किसी लास्ट वाले कोने पर देखा जाए, तो जो संरचना उसकी इस स्थान पर होगी वही सेम टू सेम संरचना उसके अंतिम कोने पर या अंतिम स्थिति पर जाकर के भी वही संरचना होती है। इसको कहते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। यानी उसके अंतर्गत अभिवीकरण जो हुआ करते हैं उनकी जो संरचना है, जिसे अपन आगे चल करके एकक कोष्ठका के नाम से जानेंगे, वो एकक कोष्ठका कैसे होती है, समान प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होकर के एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण कर देती हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, दीर्घपरासी व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं। उस
उसके बाद बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की। ठीक है भैया, तो सब अब ये अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत यदि अपन बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस एमोर्फस, एक लैटिन भाषा ग्रीक भाषा का शब्द क्या है? एमोर्फस। ग्रीक भाषा का शब्द एमोर्फस, एमोर्फस, एमोर्फस का अर्थ होता है, का अर्थ क्या है भैया आपका? निश्चित नहीं। निश्चित नहीं से तात्पर्य क्या है? उसकी संरचना निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोसों की क्या परिभाषा है? ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी संरचना या ज्यामिति निश्चित नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी संरचना या ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है ना, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब इन अक्रिस्टलीय ठोसों की भी कुछ विशेषताएं या गुण होते हैं, और वो क्या है? इनको अपन आभासी ठोस के नाम से जानते हैं, सुपरकूल्ड, अति शीतित द्रव के नाम से जानते हैं। इन्हें अति शीतित द्रव, सुपरकूल्ड, अति शीतित द्रव या क्या नाम देते हैं भैया? आभासी ठोस, अति शीतित द्रव कहते हैं, क्योंकि इनमें द्रव के समान मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। द्रव के समान मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है? अति शीतित द्रव या आभासी ठोस कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भैया आपका? अक्रिस्टलीय ठोसों का ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अभी बताया था दैशिकता, समदैशिक और विषमदैशिक बताया था कि यदि किसी ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन विभिन्न दिशाओं में किया जाए तो उसका मान यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में समान आता है जब तो कहलाता है वो समदैशिक, और भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न वैल्यू आती है तो उसे क्या कहते हैं? विषमदैशिक। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए इसका मान कैसा आता है? समान, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समदैशिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनकी संरचना निश्चित नहीं होती है। अगला पॉइंट क्या है इनका? ये आपके जो होते हैं वो लघु परासी व्यवस्था के होते हैं, ये लघु परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं या होते हैं। लघु परासी कि ये जो संरचना है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की, उस संरचना के अंतर्गत अभिविकरणों की जो पुनरावृत्ति होती है वो एक छोटे से क्षेत्र में होती है, अल्प क्षेत्र में होती है, संपूर्ण क्रिस्टल में नहीं पाई जाती है। जैसे संरचना छोटे से लघु परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात
अवयवी कणों की संरचना एक छोटे से भाग में समान होती है, छोटे से भाग में समान होती है, ना कि संपूर्ण क्रिस्टल में। ठीक है भैया, इनकी संरचना निश्चित नहीं होती है, वो तो परिभाषा में आई गई थी। इनकी संरचना निश्चित नहीं होती है। ठीक है, ये इनकी क्या है भैया, विशेषता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, आपके कांच है आपका, रेशा है आपका, पीवी पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक है आपका, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड है आपका। ठीक है ना, रेशा है, कांच है आपका, रबर है आपका, रबर। ठीक है ना, सेलोफोन है आपका, सेलोफेन। तो ये सभी कैसे हैं आपके, अक्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना। अब जरा देखिए, आगे चलते हैं। इस अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत क्या होता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस जो कांच है उसके अंतर्गत मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है, मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण जब अपन अक्रिस्टलीय ठोस को, ध्यान दीजिएगा, तो अक्रिस्टलीय ठोसों में जब मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है तो आपने देखे होंगे कि पुराने ज़माने की जो 100 साल लगभग पुरानी है, उनमें उन इमारतों के अंतर्गत खिड़कियों में लगा हुआ जो शीशा कांच होता है वो कांच दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है ना। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कांच, कांच में मंद गति से बहने का गुण पाए जाने के कारण पुरानी इमारतों की खिड़कियों का, पुरानी इमारतों की खिड़कियों में लगे शीशे या कांच कह सकता हूँ, शीशे का निचला भाग मोटा होता है अपेक्षाकृत ऊपरी भाग से, मोटा होता है। अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कांच जो होता है उसमें मंद गति से बहने का गुण पाए जाने के कारण पुरानी इमारतों की खिड़कियों में लगे शीशे या कांच का निचला भाग जो होता है वो कैसा पाया जाता है भैया, मोटा हो जाता है। ठीक है ना। सवाल आ जाता है यहाँ से कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों में लगे शीशे या कांच का निचला भाग मोटा पाया जाता है अपेक्षाकृत ऊपरी भाग से, तो उसका कारण क्या है कि कांच अक्रिस्टलीय ठोस के होने के कारण उसमें मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो कांच है, जब इस कांच को गर्म किया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कांच को, अक्रिस्टलीय ठोस को जब गर्म किया जाता है, गर्म करने से तात्पर्य है कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो ऑटोमेटिक जो कांच होता है वो गर्म हो जाता है।
ठीक है ना। तो ये गर्म का मतलब तात्पर्य ये हुआ गर्म से यहाँ पर। तो एक्रिलेट ठोस को जब गर्म किया जाता है तो एक ताप पर वे अक्रिस्टलीय से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भैया, क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण पुरानी इमारतों में लगे कांच दूधिया रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है भैया, कि जब एक्रिलेट ठोस को गर्म किया जाता है तो वो एक्रिलेट ठोस एक ताप पर क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाने के कारण वो कैसे दिखाई देते हैं, दूधिया रंग के दिखाई देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत। एक टॉपिक बात करते हैं आगे चल करके, नाम है जिसका समदैशिकता एवं विषमदैशिकता। समदैशिकता और विषमदैशिकता जो भी बता रहे थे अपन। समदैशिकता, यदि किसी ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन भिन्न भिन्न दिशाओं में किया जाए, ठोस पदार्थ के भौतिक गुण जैसे तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य, अपवर्तनांक, श्यानता, पृष्ठ तनाव, इनके बारे में यदि अध्ययन किया जाए, पृष्ठ तनाव तो नहीं कह सकते, ठीक है ना, इनके बारे में यदि अध्ययन किया जाए तो यदि भौतिक गुण का मान किसी ठोस पदार्थ के लिए सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है तो वो तो कहलाता है समदैशिक, और इस गुण को क्या बोला जाता है, समदैशिकता। और भिन्न भिन्न दिशाओं में यदि उसका मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है तो वो कहलाता है आपका विषमदैशिक, तथा इस गुण को क्या बोलते हैं, विषमदैशिकता। तो क्या बोले, यदि किसी ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य, अपवर्तनांक, श्यानता आदि का अध्ययन विभिन्न दिशाओं में किया जाए, विभिन्न दिशाओं में किया जाए तो यदि मान सभी दिशाओं में समान आता है तो इसे समदैशिक तथा इस गुण को समदैशिकता कहते हैं, जो अक्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य गुण है। अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए सभी दिशाओं में मान समान क्यों आता है किसी एक भौतिक गुण का, क्योंकि उनकी संरचना निश्चित नहीं होती है, ज्यामिति निश्चित नहीं होती है।
अक्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य गुण है, जिसका कारण अक्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कण अव्यवस्थित रूप से बिखरे रहते हैं। ठीक है ना, ये कहलाती है आपकी समदैशिकता। और भैया विषमदैशिकता क्या है? विषमदैशिकता यदि किसी ठोस पदार्थ के सेम टू सेम है, यदि किसी ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अपवर्तनांक, तनन सामर्थ्य, श्यानता आदि का अध्ययन विभिन्न दिशाओं में किया जाए तो मान भिन्न आता है, तो इसे विषमदैशिक तथा इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य गुण है, जिसका कारण क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित ज्यामिति होती है, जिसका कारण क्रिस्टलीय ठोस का या ठोस की निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामिति होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर संरचना ज्यामिति निश्चित होने की वजह से अवयवी कणों की संरचना क्या है? निश्चित हो गई। जरा देखें, इसका डायग्राम बनाया आप लोगों को विषमदैशिकता का, तो वो विषमदैशिकता का डायग्राम इस प्रकार से आता है। किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी जो कण हैं वो निश्चित ज्यामिति में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं भैया। ठीक है ना, निश्चित संरचना में इस तरह से अपन उनको प्रदर्शित कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये तो गए एक प्रकार के गोले। यदि दूसरे प्रकार के गोलों को व्यवस्थित किया जाए, वो भिन्न मान के चलते हैं, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट हो गया, तो ये अवयवी कणों को, दूसरे कणों को इस प्रकार से अपन ने प्रदर्शित कर दिया भैया, लेयर के रूप में, परतों के रूप में। अब अपन किसी भौतिक गुण का अध्ययन भिन्न भिन्न दिशाओं में करें इस तरह से, तो भिन्न भिन्न दिशाओं में करें तो जैसे अपन ने ये मान लिया एक्स वाई के रूप में, यहाँ ये इस तरह से ए से बी रूप में मान लिया, और एक गुण इधर मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो एक को अपन इस तरह से खींच लेते हैं। आइए, ये इस तरह से हो गया भैया आपका। ठीक है, इस तरह से ये हो गया मान के सी से और आपका डी की ओर। तो जरा देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस के लिए, ये किसके लिए भैया? क्रिस्टलीय ठोस के लिए।
ठोस में विषम दैशिकता। तो यहां अपन देखते हैं कि यदि ए से बी दिशा की ओर किसी भौतिक गुण का अध्ययन करते हैं तो अवयवी कण एकांतर क्रम में, जैसे आपका ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन, या एक प्रकार का धनायन दूसरे प्रकार का आयन कण, तो यहाँ पर एक तरह से अब इधर भी देखें अपन, तो इधर वैल्यू क्या है आपका, ये इसमें वैल्यू आपका एकांतर क्रम में हो गए जैसे ये रहे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वैल्यू क्या हो गई भैया आप लोगों की, ए से बी दिशा की ओर और सी से डी दिशा की ओर भिन्न भिन्न प्रकार के कण होने की वजह से इधर ए से बी दिशा की ओर अवयवी जो कणों का जो सामर्थ्य या भौतिक जो गुण होगा उसका मान कुछ अलग होगा, और सी से डी की ओर दिशा की ओर इसका भौतिक गुण का मान कुछ अलग होगा। इसलिए ये आपका कैसा होगा, विषम दैशिकता को प्रदर्शित कर सकते हैं। समदैशिकता के अंतर्गत सभी कण बिखरी बिखरी अवस्था में होते हैं, तो उसको अपन कैसे ही बना सकते हैं, एक जैसा बना सकते हैं इधर उधर, तो उसके लिए अपन की वैल्यू एक जैसी बना सकते हैं। ठीक है भैया, विषम दैशिकता का ये डायग्राम इस प्रकार से बन जाता है। तो ये हो गई आपकी समदैशिकता और विषम दैशिकता। एक पॉइंट और है जिसमें आपको कहते हैं शीतलन वक्र। कैसे भैया, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र के अंतर्गत पदार्थों के, ठोस पदार्थों के शीतलन वक्र, ठोस पदार्थों के शीतलन वक्र दो प्रकार के बताए थे, एक तो बताए थे सतत और दूसरा बताया था असतत। यदि ताप और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाए, समय के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए तो जरा देखिएगा, दो वक्र आप लोगों के लिए बना देते हैं इस तरह से। ये तो है आपका अभी बताया था, ये मान लिया आपका ताप और ये मान लिया अपन ने समय। इसके लिए भी ताप और ये क्या है आपका समय के लिए। दो के अंतर्गत ग्राफ खींचते हैं तो यदि वक्र आप लोगों का इस तरह से आता है, यदि किसी द्रव पदार्थ को अपन समय के साथ ठंडा करते हैं तो वो इस प्रकार से वक्र प्राप्त होता है, तो उसको कहते हैं सतत शीतलन वक्र। ठीक है। और भैया असतत के लिए क्या करते हैं, इसमें अभी बताया था आपको, इस बिंदु पर आपका टेम्परेचर स्थिर रहता है। ये मान लिया ए बिंदु और ये मान लिया बी बिंदु। कैसा होगा, असतत शीतलन वक्र। ये तो होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए, अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए। और ये किसके लिए होता है भैया, क्रिस्टलीय ठोसों के लिए। ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखते हैं कि जब किसी द्रव पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो यदि उसके ताप में धीरे धीरे कमी हो करके वो ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तब तो उसे कहते हैं सतत शीतलन वक्र। और यदि आपका ठोस पदार्थ के ताप में समय के साथ में परिवर्तन नहीं होता है तो वो इस प्रकार से बिंदु ए और बी के बीच में ताप परिवर्तन शून्य होता है। तो जब तक कोई ठोस पदार्थ जब तक कोई द्रव पदार्थ ठोस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक उसके ताप में यदि परिवर्तन नहीं होता है तो वो तो कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस। और ये कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। ओके। तो ये शीतलन वक्र होते हैं आपके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो यहाँ लिख देते हैं, जब किसी द्रव पदार्थ को
ठंडा किया जाता है तो वह धीरे धीरे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण इसके ताप में भी कमी धीरे धीरे होती जाती है। फलस्वरूप इस प्रकार से प्राप्त वक्र को सतत शीतलन वक्र कहते हैं। जबकि इधर क्या है भैया, जब किसी द्रव पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो उसके ताप में तब तक कमी नहीं होती है जब तक कि संपूर्ण द्रव ठोस में परिवर्तित नहीं हो जाता है। बिंदु ए से बी तक परिवर्तित नहीं हो जाता है तो इसे फलस्वरूप इस प्रकार के वक्र को असतत शीतलन वक्र कहते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोसों का होता है। ठीक है भैया। अब आता है भैया आपका क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो एक तरफ तो लिख दीजिए भैया क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा अक्रिस्टलीय ठोस। अंतर हमेशा इस प्रकार से ही करें आप लोग। ओके, तो क्रिस्टलीय ठोसों को और अक्रिस्टलीय ठोसों को अभी अपन ने विस्तृत रूप से पढ़ा था। अब अंतर करने के लिए एक एक पॉइंट को लेते जाइए और उनके अंतर के पॉइंट बन जाएंगे। सबसे पहले अपन ने बताया था कि कौन की संरचना या ज्यामिति निश्चित होती है, किसकी संरचना या ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। ठीक है भैया। तो पहला पॉइंट अंतर का क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है। तो क्रिस्टलीय या इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, जबकि इनकी ज्यामिति भैया कैसी होती है, इनकी ज्यामिति या संरचना ज्यामिति अनिश्चित होती है। ठीक है, पहला पॉइंट आराम से लिख दिया। अंतर का दूसरा पॉइंट क्या बताया था भैया, मोस्ट अंतर के पॉइंट लेके आइएगा। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो उनका जो शीतलन वक्र है, ठीक है ना, तो इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता है। इनका शीतलन वक्र कैसा होता है या इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, सतत होता है। अंतर का तीसरा पॉइंट, एक बताया था दीर्घ पराश्री और एक बताया था अल्प पराश्री।
तो ये होते हैं भैया दीर्घपराश्री, ये दीर्घपराश्री व्यवस्था वाले होते हैं। और ये कैसे होते हैं भैया, ये अल्प परासी व्यवस्था वाले होते हैं। अल्प कह दो या लघु कह दो, लघु शब्द सही है, अल्प के स्थान पर लघु परासी। चौथा पॉइंट क्या है भैया आपका, अभी बताया था विषमदैशिकता और समदैशिकता का पॉइंट डिटेल में। तो क्रिस्टलेटोस कैसे होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। और ये कैसे होते हैं भैया, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ओके, अंतर का पांचवा पॉइंट क्या होगा भैया, ध्यान दीजिएगा। यदि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को अपन काटें, ठीक है, धारदार हथियार से काटें, अपन चाकू से काटें, तो इनकी जो सतह होगी कटने के बाद वो कैसी होती है, चिकनी होती है। जबकि इनकी सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है, चिकनी सतह नहीं होती है। भिन्न भिन्न तरह से ये कटते हैं, ठीक है ना। यदि इन्हें धारदार हथियार या कह दें चाकू से काटा जाए तो इनकी सतह चिकनी प्राप्त होती है, ठीक है। और भैया इनकी सतह कैसी होगी, खुरदरी सतह प्राप्त होगी, ऐसा तथ्य प्राप्त रूप से होगा। इनको चाकू से काटने पर इनकी सतह चिकनी नहीं होती है, अर्थात असतत या खुरदरी प्राप्त होती है, खुरदरी प्राप्त होती है। एक पॉइंट और लगा सकते हैं अपन, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक कैसे होते हैं, तीक्ष्ण एवं उच्च होते हैं। इनके गलनांक तीक्ष्ण एवं उच्च होते हैं, जबकि इनके गलनांक कैसे होते हैं, इनके गलनांक निम्न एवं तीक्ष्ण नहीं होते हैं, निम्न एवं तीक्ष्ण नहीं होते हैं, ठीक है।